तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 की उदाहरण करेंगे, उदाहरण हल करेंगे और फिर प्रश्नावली पढ़ेंगे। उदाहरण के पहले जो पॉइंट दे रखा है हमारे, वह दे रखा है वास्तविक संख्याएं एवं दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आप जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मैंने आपके पहले चैप्टर में लिखाया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। 1.1 प्रश्नावली में वास्तविक संख्या वे होती है जो वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती हो, वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या तो हमने जान ली। अब दशमलव प्रसार क्या होता है? ये दशमलव प्रसार हमको जैसे कि मैंने लिया 7/2, इसका मुझे क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है, दशमलव में भाग देना है। तो जैसे 7/2 में भाग देता हूँ मैं, क्या हुआ? 2 एकम 2, 2 2 3 6, 6 एक हुआ, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10। ये क्या हुआ? दशमलव प्रसार। मैंने दशमलव प्रसार में आपका आंसर लिया है। तो हमने दशमलव प्रसार पढ़ लिया, तो उसका हम उदाहरण करेंगे। अब प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण हल करने वाले हम। तो 10/3, 7/8 और 1/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो 10/3 का पहले दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 10/3 यानी कि 3 का भाग किसमें देना है? 10 में 3 का भाग देना है। तो दे लो यहाँ पर 3 का भाग किसमें देना है? 10 में 3 का भाग देना है। 3 का भाग 10 में देना है, ठीक है। तो देते 3 3 9, बचे कितना? 1, नहीं जा रहा तो क्या लगेगी? क्या लगेगा? दशमलव। कितना हुआ? 1 0, 10 हो गए, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव आएगी तो फोकट का 0 मिलता है ना, तो वो लगा सकते हैं हम। तो फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 कर देते हैं, 9 आ जाएगा, मतलब कि 3 3 9, फिर बचा 1। भाग देना तो आता है ना, वैसे भाग देते चलो। तो यहाँ पर चलती रहेगी, ये अनंत तक गाड़ी जाएगी, ये रुकेगी कभी नहीं रुकेगी क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार है। तो देखो हम यहाँ पर ये जो मैंने संख्या लिखी 3.33333, ये मैंने जो पाठ किया उसमें भागफल ये आए हैं। कौन सा है? भागफल ये आए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या 3.3 के ऊपर एक डंडी लिख सकता हूँ? बताऊँ क्यों? 3.3 के ऊपर एक ये कौन सा चिन्ह होता है? यदि किसी संख्या के ऊपर ये वाला चिन्ह लगाओ तो बार का चिन्ह होता है, यानी कि ये 3 बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये सा चिन्ह लगा सकता हूँ क्योंकि फिर 3 बार आ रहा है। तो ये किसका चिन्ह है? बार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? बार का चिन्ह। तो इसी प्रकार हमने 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया है। 10/3 का हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया है। किसका किया है? 10/3 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है कि इसको क्या बोलते हैं। पहले आप सुनना, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचा हुआ क्या होता है? शेषफल। तो इसमें पहले भाज्य क्या है? 3। भाज्य क्या है? 3। भागफल क्या है? भाजक क्या है? 10। भागफल क्या है? 3.3 के ऊपर बार। शेषफल क्या है? शेषफल 1 1 आता रहेगा। इसका क्या आ जाएगा? शेषफल 1 1 आता रहेगा। तो यहाँ पर देखना भाज्य कितना है? 3। भाजक कितना है? 10। भागफल कितना है? 3.3 के ऊपर बार लगा सकता हूँ ना? हाँ, तो ये 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो शेषफल क्या है? 1 1 1 1, एक बार आता रहेगा। क्या रहेगा? एक बार ही आता रहेगा। तो ये रहा आपका 10/3 का दशमलव प्रसार हमने ज्ञात किया है। 10/3 का हमने दशमलव प्रसार ज्ञात है। इसको दूसरे पेज में नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस हमने 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब नेक्स्ट करेंगे 7/8 का
दशमलव प्रसार, इसका कर लिया, इसको टिक लगा सकते हैं। अब करेंगे 7/8 का दशमलव प्रसार, 7/8 का दशमलव प्रसार। 8 का भाग किस में देंगे? 8 का भाग देंगे 7 में। देखिए देखते हैं यहाँ पर 8 का भाग देंगे, 8 का भाग दूंगा मैं 7 में। तो 8 का भाग किस में देंगे? 7 में। देखिए देखते 8 का भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसका दशमलव, यदि हम किसी संख्या को दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो इसकी इधर की साइड जस्ट 0 लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, 0 लगाया। यहाँ पर कितना हुआ? 70। 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। 8 8 कितना होता है? 64। बचे कितने बताओ? बचे कितने? 6 बचे। कितने बचे? 6। फिर हम 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 8 का पाड़ा बोलो। 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। ज़्यादा हो रहा है। 8 × 7 = 56, 8 × 7 क्या जाएगा? 56। बच्चे कितने? 4, ऊपर 0। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। तो इसमें क्या है? भाग, इसमें क्या है? चलता ही नहीं जा रहा, चलता ही नहीं जा रहा। इसका, इसके अंदर शेषफल क्या गया? क्या आ गया? शून्य आ गया। क्या आ गया? शेषफल शून्य। बस ये भाग यहाँ पर खत्म होता है। तो हम लिखेंगे कैसे? अब देखना यहाँ पर, इसको साइड में लिख दें। ये क्या होता है? भाज्य। गैस पहले वीडियो में गलत लिख दिया था मैंने। बीच वाला होता है भाज्य, इधर वाला होता है भाजक, इधर वाला होता है भागफल, ये वाला होता है शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक कितना है इसके अंदर? 8। भाज्य कितना है? 7। भागफल कितना है? 0.875। शेषफल कितना है? 0। शेषफल कितना आ गया? यहाँ पर 0 आ गया। नोट कर लो गाइस इसको। तो हमने 10/3 और 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। 7/8 लिख दो। अब नेक्स्ट करेंगे 1/7 का दशमलव प्रसार। 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 1/7 का दशमलव, 7 का भाग किस में देंगे? 1 में 7 का भाग देंगे। किस में देंगे? 7 का भाग 1 में 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग 1 में देंगे। नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0 नहीं, दशमलव लगाएंगे। दशमलव यहाँ पर कितना हुआ? 10। 7 एक कम 7। कितनी बार गया? 3 बार। सॉरी, कितनी बार गया? 1 बार। बचा कितना? 3। उतारा 0। ये 0 क्यों उतारे? क्योंकि दशमलव लगते एक, सिर्फ एक 0 हमको फोकट का 0 मिलता है। एक 0 लगाते ही जाएंगे, चाहे एक 0 लगे, पर यहाँ पर हम एक 0 नहीं लगा सकते। 30 के भी हम मानो हमने 3 लिख दिया, 3 आया ना, तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा। तो मानो 30 में भी भाग नहीं जा रहा, मानना है हमको, सवाल मानना है। 30 में नहीं जा रहा तो 300 करेंगे ना इस जगह पे, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? एक 0 आ जाएगा। क्या जाएगा? एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ? 0 आ गया। तो 7 × 21, 7 चौक 28, 7 चौक बचे कितने? 2। तो क्या करेंगे? 0 मिल रहा है ना फोकट का, वो उतार दो। चलो, तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14। बचे कितने? 6। 0 मिल रहा है फोकट का, उतार दो। 7 7 7 49, 7 का पारा बोलो। 7 7 49, 7 8 56, 7 7 8 56। कितना हुआ? 7 8 56। कितना हुआ? 7 8 56, 7 9 63, 63 ज़्यादा हो रहा है तो 7 8 7 8 56। बचे कितने? 4। उतार दो 0। फोकट का 0 नहीं मिल रहा क्या? तो उतारो ना 0, कौन मना कर रहा है आपको उतारने के लिए? फोकट का 0 मिल रहा है तो 7 × 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35 हो गया। कितना हुआ? 5। उतारा 0। 7 7 49, 7 7 49। बचा कितना? 1। तो यहाँ पर उतार दिया मैंने 1, फोकट का 0। 7 एक कम 7। बचे कितने? 3। तो वही संख्या, अब यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यही संख्या रिपीट होगी, तो मैं इस पूरी संख्या पे क्या लगा सकता हूँ? बार लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? इस पूरी संख्या पे बार लगा सकता हूँ। अब यही संख्या आ गया, वापस हल करेंगे सवाल। 14 28 57, 14 28 57,
14, 28, 57, यही संख्या आती रहेगी क्योंकि इस पूरी संख्या में बार लग रहा है। यदि एक पे ही बार लगता तो यहाँ पर एक 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 आता रहता। यदि 2 पे बार लगता, यदि 0.14 पे ही बार लगता तो यहाँ पर 14 14 14 14 आता रहता। यदि 28 पे बार लगता तो कितना था, 28 28 आता रहेगा। पर यहाँ पर पूरी चीज़ पे ही क्या लग रहा है, बार लग रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्या आ जाएगी, बार बार आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बार बार लिख दिया। तो आप मैंने क्या कहा था, भागफल शेषफल आदि लिखना है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, ये क्या होता है अंदर मेन पॉइंट, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये क्या होता है शेषफल। क्या होता है शेषफल। तो भाजक कितना हुआ, भाजक यहाँ पर दे रखा है, भाजक कितना दे रखा है 7, भाज्य कितना दे रखा है 1, भागफल कितना दे रखा है 0.14, 28, 57, शेषफल कितना दे रखा है शेषफल। तो आप यहाँ पर शेषफल यही मत लिखना कि शेषफल सीधा 3 लिख दो आप, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो से यहाँ पर शेषफल पहले कितना आया था 3, फिर कितना आया था 2, फिर कितना आया था 6, फिर कितना आया था 4, फिर कितना आया था 5। ये क्या हुआ, हमारा शेषफल हुआ। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, बार स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से बार स्टार्ट हो जाएगा। नोट कर लो है जिसको। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा था पहले, 1/7 का क्या मान आया था 0.142857। तो पूछ सकता है कि 1.7 की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहाँ पर भाग करने बैठेंगे, कहाँ पर क्या करने बैठेंगे। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। सॉरी, 1/7 का अपरिमेय संख्या का मान। तो यहाँ पर 14, 28, 57 है ना, 1/7 संख्या का मान कितना हो। तो इसको याद करने के कि 14 साल की उम्र में 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है, 57 के जैसे काम करता है, 57 की उम्र के जैसे काम करता है। कि 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है, 57 की उम्र के जैसे काम करता है। तो ये क्या हुआ, इसकी टेक्निक को याद करने की। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने दशमलव प्रसार, तो आपको दशमलव प्रसार तो मैंने आपको बता दिया। तो ये दशमलव प्रसार होते कितने प्रकार के हैं, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन कौन से, कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार किसमें कहते हैं, जो 0 पर ही समाप्त हो जाता है। यदि मैंने 24, 8, 2 का इसके अंदर 2 का भाग दिया, तो इसके अंदर 2 का भाग देते हैं, एक बार जा रहा है 2, 4, 0 उतारे 8, तो जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यदि शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो वो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। शेषफल यदि 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल यदि 0 आ जाए, क्या हो जाए, आ जाए शेषफल यदि 0 आ जाए, शेषफल यदि 0 आ जाए तो कौन सा दशमलव प्रसार होगा, वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में शेषफल 0 नहीं आता है। तो अशांत दशमलव होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार होता है उनका अनुवासनानी, दूसरा होता है आवर्ती, अनुवासनानी और आवर्ती। अशांत दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनुवासानी और आवर्ती। तो गाइस ठीक है, समझ में आ गया। अब उदाहरण पे चलते हैं हम। किस पे चलते हैं, उदाहरण पे चलते नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट उदाहरण है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है
दूसरे शब्दों में 3.142678 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या 3.142678 क्या यह एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? परिमेय संख्या है, क्योंकि यदि यह अपरिमेय संख्या होती तो इसके पीछे डॉट डॉट का चिन्ह आ जाता और अनंत का चिन्ह आ जाता, या फिर इसके ऊपर बार लग जाता, या फिर उसके ऊपर क्या लग जाता, बार लग जाता, तो ये क्या होती, अपरिमेय संख्या हो जाती। परंतु यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ही खत्म हो रही है। तो क्या इसको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। पी बटे क्यू के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 3/142678 को हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बताओ क्यों? 3.142678 दशमलव कितने में लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने 6 जीरो यहाँ पर नीचे लगा दी, दशमलव लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर? तो ये हमने इसको क्या लिख दिया, इसका मान क्या गया पी, नीचे का मान क्या गया क्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू का मान यहाँ पर क्या नहीं है, 0 नहीं है। यहाँ पर क्यू का मान आपको 0 दिख रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या नहीं है, एक क्यू का मान 0 नहीं है। नोट कर लो गाइस इस सवाल को, यहाँ से नोट कर लो। तो गाइस नेक्स्ट उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, तो दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 अनंत तक जारी है। तो इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार लगा दिया है, क्योंकि 3 बार आए। को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्या? 0.3333 0.3 की क्या लग रहा है, बार। तो हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सवाल हल करना पड़ेगा तभी लिख सकते हैं। इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी वो की क्या है, एक पूर्णांक है, परंतु क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए, तो यहाँ पर 0.333 इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है। तो हमको इसका क्या, इसको किसके रूप में लिखना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो इस संख्या को हम क्या x मान सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 0.3333। ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका सवाल होना चाहिए। इसको x मानना ही पड़ेगा, आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना ही पड़ेगा, यह जरूरी है, x मानना ही पड़ेगा। अगर आपको इसको ज़्यादा ही जवाब चाहिए ना, तो आर्यभट्ट ऊपर उससे सवाल पूछ लेना, ये 0.333 उससे पूछ सकते हो। आप क्या बता सकते हो कि 2/2 में भाग देने पर 1 ही क्यों आया? आप ये सवाल पूछ सकते हो क्या? अब ये हमको क्या पता, हमने ही तो किताब में देखकर सवाल बताया है। अब इसका जवाब आपको आर्यभट्ट ही दे सकते हैं, तो वो सवाल आप आर्यभट्ट से ही पूछ लेना, ठीक है। तो x बराबर 0.33 मानने पर, तो ये कौन सा समीकरण है, हम इसको समीकरण स्पष्ट कर सकते हैं। समीकरण कितना कर सकते हैं, समीकरण स्पष्ट। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। क्या लग रहा है, इसके ऊपर बार लग रहा है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है उतनी संख्या पे गुणा कर देते। कितनी संख्या ऊपर बार लग रहा है, तो 1 0 लगा देंगे, तो 10 से इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो यदि 5 संख्या पे बार लगता, 4 संख्या पे बार लगता, तो 4 0 लगाते थे और 10,000 से गुणा कर देते, ठीक है। आगे समझ। तो समीकरण 1 हुई। तो इन दोनों पक्षों में x के पक्ष में और 0.3 के बार के पक्ष में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सॉरी, अतः इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, 10 इंटू एक्स बराबर 0.333 डॉट डॉट, यहाँ पर मैं तो सीधा बार लगा देता हूँ, ठीक है। किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करना, कितने से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। 10 को 10x से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 10x, तो इसको गुणा करने में कितना हुआ, 3.333 बार लग रहा होगा, 3.333। अब इसको कितने भी लिख सकते हैं ना, 3, तो ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 होगी। अब इसमें क्या करेंगे,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पर लिख दूंगी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 को 1 में घटाने पर घटाते ही देगा क्या होता है x का आंसर 10x बराबर 3.3333। यहाँ पर देखते हैं x बराबर 0.3333। तो इसको घटाने पर 3 से कैंसिल बचा कितना यहाँ पर 3। यहाँ पर कितना बचा 10x में से x गया तो कितना बचा 9x। तो यहाँ पर कितना हुआ इधर लिख देता हूँ मैं गाइस, यहाँ पर मान ही रहा बोर्ड पे 9x बराबर कितना हुआ 3। तो इस सवाल को हल कर दो तो x बराबर कितना हुआ 3/9। यहाँ पर यदि किसी संख्या पे लग रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर इस संख्या के बीच में एक गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। किसका चिन्ह छुपा रहता है एक गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। तो किसका चिन्ह छुपा रहता है एक गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। तो x बराबर 3 पॉइंट इसमें एक 3 का भाग जा रहा है 1/3। ये क्या हुआ हमारा आंसर। x को हम 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात हम इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 1/3। नोट कर लो गाइस इस सवाल को। पर गाइस एक बार बता देता हूँ इस सवाल को, आपको समझ में नहीं आया होगा तब भी फिर भी बता देता हूँ मैं आपको इस सवाल को। इसको वापस बता देता हूँ। हल करेंगे दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p व q पूर्णांक है परंतु q का मान क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0.333 यानी कि 3 के ऊपर बार लग रहा है। तो हम इस संख्या को x मानने पर तो x बराबर 3 पॉइंट कितना हुआ 3.3 इसको मानना पड़ेगा गाइस। x करना पड़ेगा यहाँ पर इसको इस संख्या को x मानना ही पड़ेगा आपको। तो x मानने पर तो ये हम इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं समीकरण 1 बना सकते हैं इसको। समीकरण यहाँ पर क्या होगी ये समीकरण 1 हो गई। तो अतः इन दोनों अब जितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है उतनी संख्या से इसको गुणा कर देंगे। कितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है 3 संख्या के ऊपर बार लग रहा है। कितनी संख्या के ऊपर लग रहा है एक संख्या के ऊपर। तो एक संख्या के ऊपर यदि बार लग रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर क्या है किससे गुणा कर देंगे हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में। x पक्ष को भी हम 10 से गुणा करेंगे और 3 के ऊपर बार लग रहा है उसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 3.3333 बार लग रहा है 3 के ऊपर। अब यहाँ तक सवाल हो गया। तो ये कौन सी समीकरण होगी समीकरण 2 होगी। यहाँ पर क्या होगी ये समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 2 का मान निकाल लिया, समीकरण 1 का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर 9x बराबर 3 बराबर ये क्या हुआ हमारा आंसर। समीकरण 1 में 9 को घटाने पर तो 9x बराबर 3 x बराबर 3/9 x बराबर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1/3 ला रहा है तो 1 का मान क्या हो रहा है p। तो 3 को हम q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थात क्या है q नॉट इक्वल टू 0। आ गया समझ में। क्वेश्चन हल कर लो गाइस जिसको। हमारा नेक्स्ट उदाहरण होता है कि दिखाइए कि 1.27 के ऊपर 1.27 के ऊपर क्या लग रहा है बार लग रहा है। तो इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हमको वही सवाल हल करना है किया जैसे जहाँ p और q क्या है पूर्णांक की q नॉट इक्वल टू 0 है। तो गाइस यहाँ पर क्या लग रहा है यहाँ पर पहले हेडिंग बता दूँ उसकी 1.27 के ऊपर अब कितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है। पहले संख्या 1 के पे ऊपर बार लग रहा था अब 2 के ऊपर बार लग रहा है। तो यहाँ पर कितनी से गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 100 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम सवाल हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हल दिखाइए कि 1.27 तो यहाँ पर हमको इस संख्या को x मानने पर तो x बराबर 1.27 इस संख्या को x मानने पर तो ये क्या हुई
समीकरण एक, समीकरण एक का ध्यान रखना। ये क्या है यहाँ पर, समीकरण एक। अब समीकरण दो कैसे, अब इन दोनों पक्षों में 100 से गुणा करूँ। अब आप कहेंगे 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था, जस्ट ही बताया था सवाल बताने के पहले। 1.27 के ऊपर दो संख्या के ऊपर बार लग रहा है, दो संख्या के ऊपर यहाँ पर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, तो यहाँ पर कितनी संख्या से गुणा हो जाएगा 100। पहले क्वेश्चन पहले उदाहरण क्या लग रहा था, एक संख्या के ऊपर बार लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने कितने से गुणा किया था 10 से, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर x इंटू 100 बराबर 1.27 इंटू 100, 100x बराबर क्या हुआ, एक बराबर क्या हुआ, तो इन दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो 100, तो यहाँ पर कितना हुआ 100x, तो यहाँ पर कितना हुआ 127 127.27, ये कितनी हुई, समीकरण दो, समीकरण क्या हुई यहाँ पर दो समीकरण हुई। तो यहाँ पर सब मैंने पहले बताया था कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर आंसर देखते हैं। समीकरण दो कितनी है 100x बराबर 127, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को घटाते हैं, 100x बराबर 127 1.27 बराबर x, घटा दो, इस 3 बार 27 से 3 बार 27 कैंसिल, यहाँ पर कितना हुआ 126 बता एक घटा, तो यहाँ पर कितना हुआ 99x, तो 99x, तो यहाँ पर हम इस सवाल को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मानिएगा गाइस 99x बराबर 126। तो ये संख्या यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो इधर चल जाएगी, किस में जाएगी, भाग में जाएगी, तो x बराबर 126/99। तो यह किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, कितनी बार 42 बार, और 3 से, फिर 3 से कट रहा है कितनी बार 14 बार और 11 बार। ये क्या हुआ हमारा आंसर, 14/11 को मैं 14 को p मान सकता हूँ, 11 को q मान सकता हूँ, तो 14/2 q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम इस संख्या को भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गाइस इस सवाल को नोट कर लो, ध्यान से नोट करना। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण दे रखा है कि दिखाइए कि 0.2 के ऊपर क्या लग रहा है, बार, 2.35 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक के और q नॉट इक्वल टू 0। वही सवाल हल करना है, वही सवाल है वही सवाल यहाँ पर दे रखा है। 235 के ऊपर कितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है, 2 के ऊपर, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो सवाल हल करते हैं, यहाँ पर सवाल हल, सवाल हल 0.35 के ऊपर बार, इस संख्या को किससे गुणा करने पर, x से गुणा करने पर, सॉरी इसको इस संख्या को x मानने पर, तो x बराबर 0.35 के ऊपर बार, समीकरण क्या हुई हमारी, समीकरण कितनी हुई, समीकरण एक। अब इस संख्या को 100 से गुणा करने में, आप कहेंगे 100 से गुणा क्यों करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया आपको, 2 3 4 5 6 बार बताइए, तब 100 से इसलिए गुणा करेंगे 235 है, जितनी भी संख्या के ऊपर बार लग रहा है उतनी संख्या से गुणा कर देंगे। तो 100 के ऊपर यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है 100 में, तो 2 जीरो लगा के 1 कर देंगे, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। तो इन दोनों पक्ष में x और इस पक्ष में, तो इन दोनों पक्षों में 100 से गुणा
करने पर 100 इंटू एक्स बराबर 0.35 के ऊपर बार 35 35 100 एक्स बराबर 0.35 35 35 क्या बन गई हमारी समीकरण समीकरण 2 बन गई। आगे आता है समझ में, समीकरण 2 बन गई 100 से गुणा करने पर। समीकरण 2, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तब हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। x बराबर 0.0 राइट, आ गया समझ में यहाँ तक। ठीक है, इसको घटा देते हैं। इस संख्या से कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा कितना 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो क्या हुआ पर 23.99 x बराबर। तो इस सवाल को हम यहाँ पर इधर हल कर लेता हूँ, इधर हल कर लेता हूँ। तो 99 x बराबर 233.3 यानी कि 10.3। इसको सवाल हल करने पर 23/9 इसको 10 को हटा दूंगा, हटा दिया तो नीचे क्या लग गया 0 लग गया, 0 लग गया। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर आंसर, किसी भी संख्या से यहाँ पर काटपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 233/990। 233 को p के रूप में लिख सकता हूँ, 990 को q के रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ q नॉट इक्वल टू 0, तो इज द करेक्ट। यानी कि हम इस संख्या को भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नोट कर लो गाइस इसको। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1/एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले बताया था वो 1/7 का मान क्या है। 1/7 का क्या मान है, 1/7 का मान है कि 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है। कि 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है। तो ये क्या हुआ इसका माना। तो गाइस अब इसका तो आ गया हमारे अपरिमेय संख्या ज्ञात कर ली। अब 2/7 को, तो गाइस मैं 2/7 को क्या इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या कि 1/7 2/7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या 1/7 इंटू 2 इस प्रकार लिख सकता हूँ। इसको गुणा करेंगे तब भी 2/7 ही आएगा। इसको गुणा, तो मैं इसको 1/7 इंटू 2 कर सकता हूँ कि कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर 1/7 तो मैंने कर दिया। तो 1/7 का यहाँ पर मान क्या है 0.14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2 रहा है। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने पर क्या आता है 7 दूनी 2 7 14 का 7 हासिल का 1 10 11 का 1 हासिल का 1 16 17 का 7 हासिल का 1 5 8 2.0 हो गया सवाल। तो यहाँ पर 1/7 का क्या मान आया 1/7 का है कि 14 साल का लड़का 28 साल की उम्र में 57 के जैसे काम करता है। तो यहाँ पर 2/7 का क्या मान आया 28 57 14 28 57 14। ये रहा हमारा सवाल हल। क्या रहा है हमारा सवाल हल। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। देख लो, नोट कर लो। तो गाइज आ गया ये समझ में। तो गाइज हमारे 1.3 प्रश्नावली के उदाहरण सभी समाप्त हो चुके हैं एंड उनके पॉइंट सभी समाप्त हो चुके हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। तो गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।